भारत की बात करें तो भारत में 50% फैमिलीज ऐसी है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फार्मिंग पर यानी कि किसानी पर बेस्ड है, उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। बावजूद इसके अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में मात्र 16% का इनका योगदान रहता है। आखिर क्यों? आजादी के इतने साल बाद भी किसान अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्या वजह रही? क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी रही? ये कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हरीश शरण देवगन जी, जो कि एक किसान नेता है और किसानों की स्थिति को भली भांति समझते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं बात करूंगी किसानों को लेकर जी। कि इतने साल हो चुके हैं आजादी के, बावजूद इसके किसान अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है। विकास नहीं हो पा रहा है, आय भी उस तरीके की नहीं है। वजह क्या है? हमारे देश को आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन इस देश के किसानों को आज़ादी नहीं मिल पाई। कारण ये है कि जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, जो पॉलिटिकल स्टैंड है, जो हमारा ये किसान बेस्ड कंट्री है, मतलब ये फार्मर बेस्ड कंट्री हम्म। है। और यहाँ पे किसान आज भी वोटों को डोमिनेट करता है। कास्ट वोटिंग से बड़ी वोटिंग जो है वो है फार्मर वोटिंग, जिसको हम बोलते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही है कि कुछ राजनीतिक प्रभाव की वजह से भी किसानों की तरक्की नहीं हो पाई, ना उन्होंने किसानों को एजुकेट करने दिया। हमेशा किसान को एक गरीब तबके का बनाकर ही रखा। जैसे हम, अगर आपने देखा होगा कि हम किताबों में पढ़ते हैं, हम सिलेबस में आता है, आपने हर सिलेबस में यही सुना होगा कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज्ड टू लिव अ पुअर फार्मर। तो वो हम्म। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर यूज्ड टू लिव अ रिच फार्मर। एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। हम्म। ऐसे लेसन्स कभी आपके सिलेबस में नहीं आए होंगे। तो ये जो सिलेबस है, ये बच्चा, एक 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा जो अभी ग्रो हो रहा है और वो किसान का बच्चा है, और जब वो ये पढ़ता है तो वो अपने मानसिक सिस्टम को सेट कर लेता है कि मैं एक गरीब किसान हूँ और मुझे आगे भी गरीब ही रहना है। दूसरी बात ये रही इसमें किसानों में ना डेवलप होने की वजह, जो भी किसानों ने उगाया, या किसानों ने जो भी अन्न उगाया, फ्रूट उगाया, या जो भी उनकी ईल्ड थी, उनके और एंड यूजर के बीच में हमेशा एक बहुत बड़ा तांता, बहुत बड़ा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कमीशन एजेंट्स की रही हैं, आड़तियों की रही हैं, मंडियों की रही हैं। उनके बेनिफिट्स भी थे, लेकिन जब मंडी माफियाज इन्वॉल्व हुए तो किसानों का पतन वहाँ पे होना शुरू हुआ, किसानों की ग्रोथ होनी रुक गई। हम्म। तो ये एक बहुत बड़े रीजंस रहे। तीसरी बात ये कि किसान कभी अपने आप को एजुकेट भी नहीं कर पाया। चौथी बात ये रही कि किसानों को जो रियायत मिली, जो सब्सिडीज मिली गवर्नमेंट ने, जो कृषि मंत्रालय ने, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अगर किसी प्रकार की हेल्प की, सब्सिडी दी, हम्म। या जो भी पॉलिसीज को पास किया, उसका उसका बेनिफिट किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। और जो सबसे बड़ा रीजन जो मैं समझता हूँ कि किसान ग्रो नहीं कर पाया, वो थे हर गांव, हर कस्बे में बसा हुआ एक किसान नेता जो खुद अधूरा है। वो एक अभिशाप बन जाता है पूरी कम्युनिटी के लिए, एक श्राप बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे किसान की नेता हैं, इनको खुद को कुछ नहीं मालूम, लेकिन अपने आप को किसानी नेता बोलते हैं, जिन लोगों ने कभी ट्रैक्टर पे चढ़ के नहीं देखा, सिर्फ चौपाल में बैठ के बातें करी हैं, उन नेताओं से डरना बहुत जरूरी है। लेकिन वो इतने अच्छे प्रवक्ता होते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि किसान उनकी तरफ कैरिड अवे हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो बेसिकली अभी जिस तरीके से आपने बताया कि किसान किसी ना किसी तरीके से धीरे धीरे पीछे ही आ रहा है, लेकिन जब सरकार बदली, 70 साल के बाद सरकार बदली, मोदी की गवर्नमेंट आई, पीएम मोदी ने कोशिश की, 2022 तक उनका ये वादा भी था कि किसानों को आगे बढ़ाएंगे, विकास लेकर के आएंगे, कृषि बिल भी लाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो सियासत के भेंट चढ़ गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सियासत जब 2014 में मोदी सरकार आई, अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज में फेर बदलाव हुए, हम्म। बहुत सारे चेंजेस में फेर बदलाव हुए। अन्न को स्टॉक करते हैं जो लोग ग्रेन स्टॉकर्स हैं, उनका काम होता है कि ग्रेन को स्टॉक किया हम्म। और बाद में जब बरसाती टाइम आया तो उसको महंगे दामों पे बेचा। लेकिन इसी पॉलिसी को या इसी नेगेटिव एस्पेक्ट को इस गवर्नमेंट ने पॉजिटिव किया हम्म। कि स्टॉकर की कंप्लायंसेस तैयार किए। जो लोग अन्न को स्टॉक करते हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, हम्म। उसके कंप्लायंसेस इतने स्ट्रॉन्ग किए कि अब वो स्टॉक करना शुरू किया, लेकिन कंप्लायंसेस के साथ उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, जिससे कि
बरसाती टाइम में भी या किसी बुरे वक्त में भी वो जो अन्न है, जो स्टॉक हुआ अन्न है, वो भी सेम प्राइस में बिना किसी प्राइस इंक्रीमेंट के वो मार्केट में आ सके। मानो एक चीज प्रोडक्ट पे बैन है, तो एक दवाई है जिस पे आपको बैन है, लेकिन और वो आदमी चोरी छुपे लेता है, लेकिन जब वो दवाई जब आराम से मिलने लगे दवाई काउंटर्स पे, स्टोर्स पे, जनरल स्टोर्स पे या फार्मास्यूटिकल स्टोर पे, तो उस दवाई की कीमत अपने आप गिर जाती है क्योंकि वो कॉमनली अवेलेबल हो गई हाँ, है ना। ओके। तो वैसे ही स्टोर जो स्टॉकिस्ट थे, जो स्टॉकिस्ट चोरी से स्टॉक करते थे, चोरी छुपे स्टॉक करते थे, छुप के स्टॉक करते थे, उनको खुल के बोला कि तुम स्टॉक करो, लेकिन ये कंप्लायंसेस पूरे करो। उसका फायदा ये हुआ कि उन लोगों ने स्टॉक करना शुरू किया, उनका अपना इंटरेस्ट कम हुआ। जहां 4 स्टॉकिस्ट थे वहां 400 स्टॉकिस्ट हो गए। अन्न वेस्ट कम हुआ। 40% अनाज का इजाफा हुआ। जो 40% अनाज हर साल खराब होता था, वो अनाज खराब होने से बचा। जरूरत पड़ने पे वो अनाज जब मार्केट में आया तो प्राइस का समीकरण बना रहा। जब भी बुरा वक्त आया तो प्राइस का समीकरण बना रहा। जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में भले वो मैकडॉनल्ड्स हैं या जो भी बड़े नाम ले लो आप, KFC है, जिनको फूड से रिलेटेड, भले वो आलू है, प्याज है, या किसी प्रकार का इंग्लिश वेजिटेबल है, या किसी प्रकार की लेटिस लीफ है या ड्रम स्टिक है, उनको अपना स्वाद मेंटेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट की एक क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। जब वो मंडी में जाते हैं तो उनको चुनौती मिलती थी कि मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है। मंडी में जाके खरीदना उनके लिए चुनौती भरा था। प्राइस वेरिएशन था उसके अंदर, क्वालिटी बहुत डाउनलाइन थी, प्लस आज ये कल वो, तो उनके धंधे में, उनके बिजनेस में कंसिस्टेंसी, स्थिरता नहीं आ पाती थी। इसलिए उन्होंने छोटे किसानों को या बड़े किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट आप उगा के दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। इसका सीधा प्रभाव पड़ा किसान की जेब पे। उनको फायदा पहुंचा, उनके पास परमानेंट धंधा मिला, उनको परमानेंट बायर मिला। उनको मालूम है कि 6 महीने के बाद अगर मैंने ये गोभी उगाई है, ये आलू उगाया है, तो ये आलू जो है मेरे पास बायर है, उसके पास एडवांस पेमेंट पहुंची है। वो इस मामले में आड़तियों पे डिपेंड नहीं रहा। वो इस मामले में किसी कमीशन एजेंट पे डिपेंड नहीं रहा। वो इस मामले में किसी एजेंसी पे डिपेंड नहीं रहा। इस मामले में वो किसी पॉलिसी पे डिपेंड नहीं रहा कि अगर आज उसकी पिन कोड अगर 11 अगर 73210 है तो 73210 में ही देखेगा कि वो किसी और पिन कोड में जाके अपना माल नहीं बेच सकता। ये मैटर खत्म हुआ इस सरकार में। वो ऑनलाइन सिस्टम में अपने प्रोडक्ट का जो वो उगा रहा है, अपने ही अनाज का वो रेट चेक कर सकता है कि भले उसको यूपी में ज्यादा मिल रहा है, बिहार में ज्यादा मिल रहा है, दिल्ली, राजस्थान, MP, जहां ज्यादा मिल रहा है, और अगर वो वहां जाके बेचने लायक है तो वो उसके पास फ्रीडम है, वहां जाके वो बेच सकता है। आज वो बंधा हुआ नहीं है। आज का किसान बंधा हुआ नहीं है। ये फर्क है 2014 से पहले का और 2014 के बाद का। आज का जो किसान है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, उसका बेस स्ट्रांग है और वो ग्रोइंग लेवल पे है। सर, आप जैसे बता रहे हैं कि अब क्या कुछ बदलाव आए हैं, किस तरीके से किसानों को फायदा मिल रहा है, आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपने सुना होगा हमेशा पीएम मोदी अपने भाषण में भी ये बात कहते हैं कि बिचौलियों को हटाने की कोशिश है। तो मुझे ये जानना है कि बिचौलिए पूरी तरीके से हट चुके हैं या अभी भी है, उनका दबदबा अभी भी ज्यादा है, कम हुआ है, मतलब किस तरीके से अब वो कार्य कर रहे हैं? बिचौलिए का मतलब बहुत क्लियर है। जैसे एक कहावत है कि मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स, पैसा परम परमेश्वर। तो बिचौलिया जो है पैसे की तरह काम करता है। जो बिचौलिया है वो जिस प्रकार से उसको ये मालूम है कि वो जब जगह जगह घूमता है, जगह जगह भ्रमण करता है, उसको ये मालूम है किस मंडी में क्या भाव है। और वो जो किसान है वो अपने किसान में मेहनत कर रहा है, वो खेती बाड़ी कर रहा है, वो अपनी ताकत जमीन पे लगा रहा है, लेकिन बिचौलिया जगह जगह घूम के अपग्रेड करता है अपने आप को। और वो ये बोलता है कि यूपी का माल अगर MP में बिकता है या MP का माल अगर यूपी में बिकता है, और वो फार्मर को ये बोलता है कि मैं तुम्हारा माल इस रेट पे बिकवा दूंगा, तो वहां पे फार्मर को कहीं ना कहीं उसकी बातों में आना बहुत स्वाभाविक है। ये एक चक्रव्यूह है जो चलता रहेगा जब तक हमारे देश का किसान शिक्षित नहीं होगा। बिचौलिया एक किक्कर की पेड़ की तरह होता है, जितना काटो उतना बढ़ेगा, उतना वो उगता है। तो आपने कहा कि जब तक किसान जो है वो एजुकेटेड नहीं होगा, तब तक ना उनका विकास हो पाएगा, ना उनकी आय में वृद्धि वृद्धि हो पाएगी।
तो सवाल ये है कि किसान को किस तरीके से एजुकेट किया जाए, सरकार क्या कुछ करे, क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ करना चाहिए? एग्रीकल्चर कॉलेजेस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज तो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। या हम्म। कांग्रेस के समय तक की गई जो गलतियां हैं, कांग्रेस के समय में जो की गई लीडरशिप है, जो आज बबूल के पेड़ की तरह उगी हुई है, और वो नंबर में इतने ज़्यादा है कि वो रातों रात तो नहीं कर सकते। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो अभी जगह जगह वर्कशॉप शुरू होने लगी हैं, खास करके हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान के नेतृत्व के नीचे हम्म। बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, प्लानिंग्स हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूशंस हैं, रिबेट है, सब्सिडीज हैं। इसका फ़ायदा उठाने के लिए साइबरेटिकली माइनर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। साइबरेटिकली मतलब क्लाउड में, मतलब आपको सिस्टम चलाना आना चाहिए, कब कौन-सा बटन दबाना है, थोड़ा-सा भी। मैं आपको आईटी एक्सपर्ट होने को नहीं सर बोल रहा। लेकिन अगर ध्यान दें, जैसे हम जानते हैं, आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, तो आपको भी पता है ये चीज़ कि जो किसान जिन किसानों की हम बात कर रहे हैं, वो आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं कि वो एक स्मार्टफ़ोन भी मतलब खरीद सके। चलिए स्मार्टफ़ोन खरीद ले, और भी चीज़ें हैं, आप जैसे लैपटॉप की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो उन तक कैसे पहुँचेगा? आपने अपने सवाल का जवाब अपने ही बात में कर दिया कि स्मार्टफ़ोन अगर वो खरीदते हैं, तो हुँ। स्मार्टफ़ोन में पूरी दुनिया है इस टाइम। मतलब एक और उन्हें छोटा, सिखाएगा कौन? है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी भली में वाली कहानी इसमें लागू होती है। जिसके पास स्मार्टफ़ोन है, और सिखाने की बात है, हुँ। थोड़ा-सा अगर आदमी जिज्ञासा रखे अंदर, हुँ। अगर आदमी में जिज्ञासा है, उसको जिज्ञासा को बोलते हैं कि अगर थोड़ी-सी भी ज़ील है, उसको लगता है कि आज मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अगले हुँ। साल 2 साल में मेरी बेटी बड़ी हो रही है, आज मेरा बेटा कॉलेज जाएगा। अगर उसके अंदर ये जिज्ञासा आती है, तो वो मोबाइल फ़ोन को भी तलवार बना सकता है, मोबाइल फ़ोन को भी ज़रिया बना सकता है, राइट एक्सेस पाने का, एजुकेटिव होने का। अब मोबाइल प्रॉब्लम क्या है हमारी, मोबाइल लोगों ने सिर्फ़ रील और हुँ। सोशल मीडिया देखने के लिए लगाया है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव पेजेज़ खोलने में आज भी कतराती हैं, क्योंकि वो बोरिंग लगता है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन जिसको पैसा कमाना है, जिसका लक्ष्य बहुत सटीक है, जिसका लक्ष्य बहुत बधा हुआ है, बंधा हुआ है, हुँ। वो मोबाइल में डिजिटल मीडिया को टाइम देने से ज़्यादा वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की पॉलिसीज़ को टाइम देगा। वो पोर्टल्स खोलेगा जिस पोर्टल्स पे सब्सिडीज़ अवेलेबल है। वो पोर्टल्स खोलेगा जिसमें आप थोड़ा-सा भी अगर आप एप्लीकेशन भरते हो, तो गवर्नमेंट खुद आपको अप्रोच करती है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जो अच्छे फार्मर्स हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जो आज भी लेकिन वो अपने, अवेयर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत हाँ, कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को ये बात पता ही नहीं है कि सरकार उन्हें क्या दे रही है। तो सरकार के द्वारा जो उनके लिए बनाया गया है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, वो उन तक कैसे पहुँचे? कैसे हर अवेयर हो? स्टेट का हर हाँ। स्टेट का अपना एक अलग प्रभाव है। हुँ। जैसे हम बात करते हैं पंजाब की और हरियाणा की, ये एक रिच फार्मर स्टेट है। हुँ। यहाँ पे हर बच्चा, हर हर घर से एक आधा बच्चा, या हर मोहल्ले से 15, 20, 50 लोग बाहर हैं, अमेरिका, लंदन, हुँ। हुँ। स्विट्ज़रलैंड, न्यूज़ीलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ हर घर में 1000, 2000, $3000 आते हैं। जिस घर में, जिस किसानी घर में हुँ। 2-4 हज़ार डॉलर हर महीने बिना मेहनत के आते हो, तो वो किसानी का मेन जो मूल मंत्र है, वो भूलना शुरू हो गए हैं। अभी हम यही बात करते हैं एजुकेशन की। अब एक तरफ पंजाब है, नॉर्थ, और एक तरफ साउथ है, केरला। हुँ। हम केरला की बात करते हैं, तो केरला के किसान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। हुँ। केरला के 78.9% किसान एजुकेटेड हैं। वहाँ इलायची, सुपारी या पाम या कोकोनट, जितनी बड़ी फार्मिंग्स होती हैं, जी। जो वहाँ की राइस फार्मिंग है, राइस जा मैक्सिमम सब्सिडी और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का जितना भी लाभ है, वो सारा केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका को क्यों जाता है? वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी को क्यों नहीं जाता? बिकॉज़ यहाँ पे पैसा आराम से आता है, वहाँ पे पैसा आराम से नहीं आता। उन्होंने कलम को और एजुकेशन को अपनी तलवार बनाई, गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और वहाँ पे सब्सिडी का फ़ायदा उठाने वाले ये 4 राज्य जो हैं, ये 4 राज्य हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडी का फ़ायदा उठाने में सबसे ऊपर हैं। और पंजाब जैसे राज्य जो सबसे नीचे हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। एक तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, हुँ। उनको एजुकेट करने देना, नहीं देना ही उनके अपने हाथ में है। सेंटर अपना काम करती है। सेंटर एक मदर वॉर्म की तरह है, सेंटर आपको फंड देती है,
लेकिन जिसको फंड देती है वो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर है, और उस स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर आगे किस तरीके से अपना कार्य निभाता है, और अपने कार्यकाल को किस तरह समाप्त करता है या किस तरह यूज करता है, वो डिपेंड करता है राज्य अपने स्टेट मिनिस्टर। तो बेसिकली अभी जितनी बातचीत हुई उससे मुझे ये समझ में आया कि किसानों को किस तरीके से एजुकेट करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें डिजिटल बनना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आपने थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डाला, सब कुछ बताया। यहाँ पर मेरा एक सवाल आता है कि आप कभी भी किसी डॉक्टर के बेटे से पूछिएगा तो वो ये चीज़ बोलेगा क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर किसी इंजीनियर के बेटे से पूछिएगा तो वो इंजीनियर है तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बेसिकली आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। यूथ जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का। भारत में अगर विकास चाहिए तो यूथ को आगे आना होगा। और मुझे लगता है कि अगर किसानी की भी बात करें, फार्मिंग की भी बात करें तो यूथ को फार्मिंग के तरफ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखता है जिससे वो फार्मिंग की तरफ बढ़े। सी आपने बोला बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, डॉक्टर का बेटा हाँ, डॉक्टर। आप मैं कभी किसान के बेटे से पूछिए, वो शायद नहीं बोलेगा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि उसके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि एक किसान हमेशा गरीब रहता गरीब है, हाँ, है ना। एग्ज़ैक्टली। कि एक गांव में गरीब किसान रहता था, तो वो कहता है कि मैं मेरे फादर गरीब मेरा मेरे मेरे फादर गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, हुँ, मैं गरीब नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं किसान नहीं बनना चाहता। जब वो हुँ, अपने ही पिता को एक कष्टदायक जर्नी से गुजरता हुआ देखता है, हाँ, रोज देखता है कि रोजमर्रा की लड़ाई लड़ रहा है, हुँ, रोजमर्रा की खेती बाड़ी में रहता है, रोजमर्रा की एक हार्डवर्क एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, रोज जीता है, रोज शाम को मरता है, हुँ, रोज सुबह जीता है, रोज शाम को मरता है। तो जो ये जीना मरना जो है किसान का, ये वो अपने बच्चे को एक बहुत भारी इंप्रेशन देता है रात को। ठीक है, उसके सूखे हुए आंसू जो होते हैं अपने पिता के सूखे हुए आंसुओं को वो रोज देखता है, महसूस करता है, वो भी तिल तिल मरता है। अपने पिता के आंसू और बेबसी को देखते हुए वो अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं कर पाता कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो वो अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे किसान नहीं बनना, मैं शहर जाके नौकरी कर लूँगा, मैं शहर जाके वॉचमैन बन जाऊँगा, मैं शहर जाके रिक्शा चला लूँगा, लेकिन मैं अपनी इसी किसानी नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो एजुकेटेड हो, तो वो इसी ज़मीन से अपने आप को इतना भर सकता है कि वो बड़े आराम से अपने घर का पालन-पोषण, अपने बच्चों का ध्यान रख सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपनी बेटियों की शादी कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक सूझबूझ समझ और दूसरी एजुकेशन। अगर ये चीज़ें उसके पास है, तो किसान आज की डेट में कमज़ोर नहीं है, किसान एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। हुँ, एक पावरफुल प्रोफ़ेशन। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे दादा, मेरे परदादा सब किसानी करते आए, ज़मींदार थे। तो उन्होंने ज़मीनें नहीं बेची और उन्होंने ज़मीनों का काम किसानी आगे दी। मेरे फ़ादर को दी, मेरे फ़ादर से हमको दी, मैंने अपने बच्चों को दी। तो अगर मुझे देख के आपको कहीं से भी लगता नहीं होगा कि यार हम लोग गरीब किसान हैं, बिकॉज़ हमने ये माना ही नहीं कि कि किसान गरीब होता है। तो सेम चीज़ हम चाहते हैं कि जो हमारे को दुनिया ने दिया, हम दुनिया को वापस करना चाहते हैं। भले वो इज़्ज़त है या मान है या वो नॉलेज है या अपग्रेडेशन है, हम चाहते हैं कि आज का किसान भी उतना ही बाहुबल हो, उतना ही प्रबल हो, उतना ही शक्तिशाली हो, उतना ही समझदार हो, लेकिन पहले एजुकेट हो। चलिए तो आपको क्या लगता है कि अब मोदी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, जिस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो रास्ता उन्होंने बनाया है, उस पर किसान चलना शुरू कर चुका है? अगर कर चुका है तो वो कहाँ तक पहुँचा है? और उन्हें और कहाँ तक पहुँचना है? इस सरकार की जितनी भी प्रबल कोशिश रही, इससे पहले नरेंद्र तोमर थे कृषि मंत्री। तो कृषि मंत्री जब नरेंद्र सिंह तोमर थे, उस टाइम जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट हुई या जो बनी, उनको एग्जीक्यूट किया उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे शिवराज चौहान। उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है मध्य प्रदेश एमपी में। में एज़ अ सीएम। हुँ, हाँ, एमपी में वो बहुत लंबा हुँ, कार्यकाल करके आए हैं और बहुत लंबा चीफ, वो सबसे बड़ा राज्य रहा है ये। उनकी समझ, उनकी सूझबूझ और उनका एग्जीक्यूशन, उनका ग्राउंड रियलिटी पे काम करना, मतलब उनको मूर्ख बनाना मुश्किल है। अगर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी से, तो उनको गुमराह करना मुश्किल है। उनको मालूम है कि मेरे देश के किसानों को क्या चाहिए।
तो जो पॉलिसीज़ और जो भी सब्सिडीज़ की बात करते हैं, भले वो डीएपी है, ड्रिप इरिगेशन है, भले वो नैनो है, यूरिया है, फर्टिलाइज़र है, भले वो कैश क्रॉप है, ऑर्चार्ड है, भले वो गार्डन लगाना है, फ्रूट है, भले वो बेसिक क्रॉप है, भले वो आलू है, प्याज है, चावल है, गेहूँ है, मिलेट्स है, कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट के लिए उगाई जा सकती है बिकॉज़ उससे भी रेवेन्यू आता है, कौन सी चीज़ लोकल कंजम्पशन के लिए उगाई जा सकती है, उनको नॉलेज है, कौन सी चीज़ यहाँ बिक सकती है और कौन सी चीज़ किस राज्य में बिक सकती है और कौन से राज्य में किस चीज़ की खपत ज़्यादा है, इसका एक प्रॉपर एक ग्राफ है जिसके बारे में उनको बहुत डीप नॉलेज है। डीप नॉलेज है। हुँ। और उस डीप नॉलेज को जब वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, अप्रोच करते हैं अपनी बेंच को या अपनी टीम को, तो उसके एग्जीक्यूशन के रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। अब राज्य सरकारों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे वेलकम करते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे तो कार्य बहुत स्मूथली चल रहा है, कम हर्डल है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि बहुत हर्डल लेस है, ऐसा भी हुँ। नहीं है, कम हर्डल है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर किसान तक सही जो सब्सिडी है वो नहीं पहुँच पाती है। उसमें एक बीच में जो चैनल जिसको बिचौलिया ने यूनिफ़ॉर्म पहना है या नहीं पहना है, लेकिन कुछ लोग यूनिफ़ॉर्म पहन के भी पोस्ट में बैठ के भी बिचौलिया का काम करते हैं और एक बिचौलिया होता है जो बिना पोस्ट के होता है। तो दोनों में बिचौलियों के काम सेम ही है। तो ओवरऑल आज जो हमने आपसे बातचीत की उसमें आपने बताया है कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। किसानों को क्या करने की ज़रूरत है, यूथ जो है वो किसानी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से किसान की आय जो है वो बढ़ सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने बहुत के बहुत लिए शुक्रिया। और इतनी सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए। उम्मीद है जो भी हमें देख रहे होंगे, उन्हें समझ में आएगा कि किसान जो है वो अब आगे किस तरीके से बढ़ सकता है। बस बहुत-बहुत एक शुक्रिया ही सर। बात है कि किसान गरीब नहीं है।